10 दिग्गज नेता जो मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे लेकिन मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। इनकी कहानियां सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। नंबर 10, टी.एस. सिंहदेव। छत्तीसगढ़ की राजनीति के बाबा यानी टी.एस. सिंहदेव। इनका हाल बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी ई-कॉमर्स वेबसाइट पर आपने कोई बहुत महंगी चीज़ कार्ट में डाल ली हो, पेमेंट भी कर दी हो, लेकिन डिलीवरी के वक्त ऐप मैसेज कर दे, सॉरी बॉस, आउट ऑफ स्टॉक। 2018 के चुनाव में बाबा ने पूरे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का जो घोषणा पत्र बांटा, उसे जनता ने किसी सरकारी स्कीम की तरह नहीं बल्कि भगवान के प्रसाद की तरह लिया। सबको लगा कि अब तो बाबा ही मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन रायपुर की गद्दी पर बैठने की बारी आई तो भूपेश बघेल साहब ने ऐसी फील्डिंग लगाई कि बाबा बाउंड्री पर ही फील्डिंग करते रह गए। दिल्ली के गलियारों में चर्चा गर्म थी कि 2.5 साल का एग्रीमेंट हुआ है, मतलब पहले 30 महीने बघेल जी बैटिंग करेंगे और बाकी में 30 महीने बाबा। लेकिन बघेल साहब तो ऐसे जमे कि उन्होंने क्रीज ही छोड़ दी। 2.5 साल बीते, 3 साल बीते, बाबा अपना सूट प्रेस करवा कर इंतजार ही करते रह गए। उधर बघेल साहब ने कका बनकर ऐसी इमेज बनाई कि बाबा साइड रोल में चले गए। अंत में उन्हें डिप्टी सीएम बनाया गया, वो भी चुनाव से ठीक है कुछ महीने पहले। ये तो वही बात हुई कि पूरी शादी खत्म हो गई और आपको तब बुलाया गया जब हलवाई कड़ाही धो रहा था। छत्तीसगढ़ की जनता आज भी इस 2.5 साल वाले वादे को राजनीति का सबसे बड़ा प्रैंक मानती है। नंबर 9, गोपीनाथ मुंडे। महाराष्ट्र की राजनीति के असली मास लीडर अगर किसी को कहा जाता था तो वो थे गोपीनाथ मुंडे। मुंडे साहब की पर्सनालिटी ऐसी थी कि वो जहाँ खड़े हो जाते थे वहाँ लाइन लग जाती थी। 1995 में जब शिवसेना और बीजेपी का गठबंधन हुआ तो मुंडे साहब ने पूरे महाराष्ट्र में धुआंधार रैलियां की। हवा ऐसी थी कि अब तो मुंडे साहब ही महाराष्ट्र के बेताज बादशाह बनेंगे। लेकिन कहते हैं ना, राजनीति में बड़ा भाई हमेशा रिमोट अपने हाथ में रखता है। चूँकि शिवसेना उस वक्त बड़े भाई की भूमिका में थी, इसलिए सीएम की कुर्सी उनके हिस्से चली गई। मुंडे साहब को मिला डिप्टी सीएम और गृह मंत्री का पद। अब सोचिए, आप फिल्म के हीरो हैं, सारे स्टंट आपने किए, विलन को आपने मारा, लेकिन आखिर में हीरोइन किसी और के साथ चली गई। मुंडे साहब महाराष्ट्र के गृह मंत्री के तौर पर इतने पावरफुल थे कि अपराधी उनके नाम से कांपते थे। लेकिन अपनी ही पार्टी और गठबंधन के भीतर वो नंबर 2 से नंबर 1 कभी नहीं बन पाए। 2014 में जब उनकी अपनी सरकार आने वाली थी तब एक हाथ से ने उन्हें हमसे छीन लिया। मुंडे साहब की कहानी हमें सिखाती है कि राजनीति में आप कितने भी बड़े खिलाड़ी क्यों ना हो, कैप्टेंसी हमेशा किस्मत और गठबंधन के गणित से तय होती है। नंबर 8, ज्योतिरादित्य सिंधिया। 2018 का मध्य प्रदेश चुनाव याद है? ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ऐसी मेहनत की थी कि उन्होंने अपना राजसी ठाट बाट छोड़कर सड़कों पर धूल फेंकना शुरू कर दिया था। नारा था, माफ़ करो महाराज, हमारा नेता शिवराज। लेकिन जनता ने कहा अब की बार महाराज की सरकार। सिंधिया साहब को पूरा भरोसा था कि इस बार भोपाल के वल्लभ भवन में वही बैठेंगे। लेकिन फिर एंट्री हुई सियासत के चाणक्य कमलनाथ की। कमलनाथ साहब ने ऐसी बिसात बिछाई कि सिंधिया साहब किंग बनते बनते किंग मेकर भी नहीं रह पाए। जब सीएम चुनने की बारी आई तो राहुल गांधी ने एक फोटो ट्वीट की, टॉलरेंस एंड एक्सपीरियंस, जिसमें सिंधिया और कमलनाथ दोनों थे। लेकिन कुर्सी का टॉलरेंस कमलनाथ के पक्ष में चला गया। सिंधिया साहब उस वक्त ऐसे लग रहे थे जैसे किसी ने दूल्हे को घोड़ी से उतारकर बारातियों को कोल्ड ड्रिंक पिलाने के काम पर लगा दिया हो। 15 महीने तक उन्होंने इंतजार किया कि शायद अब नंबर आएगा, लेकिन जब लगा कि बात नहीं बनेगी तो उन्होंने सीधे हाथ का साथ छोड़ा और कमल पकड़ लिया। अब वो बीजेपी में कद्दावर नेता हैं, लेकिन वो सीएम वाली कुर्सी आज भी सिंधिया परिवार के लिए एक अधूरा सपना ही बनी हुई है। नंबर 7, माधवराव सिंधिया। ज्योतिरादित्य के पिता माधवराव सिंधिया की कहानी तो और भी फिल्मी है। 1993 में मध्य प्रदेश में कांग्रेस की जबरदस्त जीत हुई। माधवराव सिंधिया का नाम सीएम की रेस में सबसे आगे था। वो हैंडसम थे, पढ़े लिखे थे और गांधी परिवार के बेहद करीबी थे। ऐसा लग रहा था कि शपथ ग्रहण की बस तारीख तय होने बाकी है। लेकिन तभी खेल हो गया। उस दौर में दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह ने पर्दे के पीछे ऐसी मैनेजमेंट की कि देखते ही देखते सारे विधायक माधवराव के खेमे से निकलकर दिग्गी राजा की गोद में जाकर बैठ गए। माधवराव सिंधिया को भनक तक नहीं लगी कि उनके नीचे से जमीन कब खिसक गई। राजनीति में ऐसे कहते हैं, घर का भेदी लंका ढाए। माधवराव सिंधिया जैसे ग्लोबल विजन वाले नेता को अपनी ही पार्टी के लोकल नेताओं ने ऐसा उलझाया कि वो कभी मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। उनके समर्थक आज भी कहते हैं कि अगर वो सीएम होते तो शायद मध्य प्रदेश की किस्मत 20 साल पहले ही बदल गई होती। पर क्या करें, राजनीति में वफादारी और विधायकों की गिनती दो अलग अलग दुनिया है। नंबर 6, केशव प्रसाद मौर्य। 2017 का यूपी चुनाव। केशव प्रसाद मौर्य बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष थे। उन्होंने इतनी साइकिल यात्राएं और रैलियां की थीं कि उनके जूतों के तलवे खिस गए थे। पिछड़ा वर्ग को बीजेपी से जोड़ने का पूरा क्रेडिट उन्हें जा रहा था। तब 312 सीटें आईं तो केशव मौर्य के घर के बाहर मिठाइयां बंटने लगी थीं।
नेम प्लेट तक की चर्चा होने लगी थी। लेकिन तभी दिल्ली से खबर आई कि मुख्यमंत्री का नाम के से शुरू नहीं होता बल्कि बाय से शुरू होता है। योगी आदित्यनाथ का नाम जैसे ही सामने आया, केशव मौर्य के समर्थकों ने चेहरे पर सन्नाटा छा गया। मौर्य साहब को डिप्टी सीएम बनाया गया, लेकिन पावर सेंटर शिफ्ट हो चुका था। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे आपने साल भर पढ़ाई की, सारे असाइनमेंट जमा किए, लेकिन गोल्ड मेडल उस लड़के को मिल गया जो सीधे फाइनल एग्जाम देने आया था। 2022 में तो अपनी सीट भी हार गए, जिसे विरोधियों ने जख्म पर नमक की तरह इस्तेमाल किया। मौर्य साहब आज भी यूपी की राजनीति का बड़ा चेहरा है, लेकिन सीएम की कुर्सी उनके लिए आज दिल्ली दूर है वाली बात है। नंबर 5, DK शिव कुमार। कर्नाटक के DK शिव कुमार, इन्हें कांग्रेस का हनुमान कहा जाता है। पार्टी पर जब भी कोई मुसीबत आती है, DK अपना सीना तान कर खड़े हो जाते हैं। 2023 में जब कर्नाटक में जीत मिली तो DK टीवी पर रो पड़े। उन्होंने कहा, मैंने सोनिया गांधी को वादा किया था कि कर्नाटक उनकी झोली में डाल दूंगा और मैंने कर दिखाया। अब इतना इमोशनल ड्रामा और मेहनत के बाद तो सीएम की कुर्सी मिलनी ही चाहिए थी ना, लेकिन नहीं, वहाँ पहले से ही सिद्धारमैया नाम का पहाड़ खड़ा था। सिद्धारमैया की लोकप्रियता के आगे DK की मेहनत थोड़ी कम पड़ गई। दिल्ली में कई दिनों तक मीटिंग चली, DK अड़े रहे, लेकिन अंत में उन्हें डिप्टी के टैग के साथ ही समझौता करना पड़ा। DK शिव कुमार की हालत उस इवेंट मैनेजर जैसी है जो शादी की पूरी डेकोरेशन करता है, मेहमानों को रिसीव करता है, खाना टेस्ट करता है, लेकिन फ़ोटो खिंचवाने के वक्त उसे फ्रेम से बाहर कर दिया जाता है। फिलहाल वो कर्नाटक के पावरफुल डिप्टी सीएम है, लेकिन उनकी आंखों में वो नंबर 1 बनने की चमक आज भी बरकरार है। नंबर 4, राजेश पायलट। राजेश पायलट राजनीति के वो अमिताभ बच्चन थे जिन्होंने कभी किसी के सामने झुकना नहीं सीखा। वो भारतीय वायुसेना के पायलट थे और राजनीति में भी हमेशा टॉप गियर में ही चलते थे। 1990 के दशक में राजस्थान कांग्रेस में उनका एक छत्र राज था, लेकिन उनकी एक प्रॉब्लम थी, वो सच बोल देते थे, वो भी हाईकमान के सामने। 1998 में जब राजस्थान में कांग्रेस की लहर थी तो राजेश पायलट सीएम पद के सबसे बड़े दावेदार थे, लेकिन हाईकमान को ऐसा नेता चाहिए थे जो जी हुजूर कहें, और पायलट साहब तो अपनी ही धुन के पक्के थे। बस यही बात सोनिया गांधी और उनके सलाहकारों को खटक गई। नतीजा, अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री बना दिया गया और राजेश पायलट को दिल्ली बुला लिया गया। यह कुछ ऐसा था जैसे आपने किसी शानदार प्लेयर को सिर्फ इसलिए टीम से बाहर कर दिया क्योंकि उसने कोच की स्ट्रेटजी पर सवाल उठा दिया था। अगर राजेश पायलट सीएम बनते तो राजस्थान की राजनीति में आज ये गुटबाजी शायद देखने को ही नहीं मिलती। नंबर 3, सुशील कुमार मोदी। सुशील कुमार मोदी यानी बिहार बीजेपी का वो चेहरा जो 15 साल तक नीतीश कुमार के साथ साये की तरह रहा। बिहार के लोग उसे सुमो कहते थे। सुशील मोदी ने बिहार में बीजेपी को खड़ा करने के लिए अपनी पूरी जवानी लगा दी। 2005 के बाद जब भी सरकार बनी, सुशील मोदी डिप्टी सीएम रहे। लोग मजाक में कहते थे कि बिहार में सीएम कोई भी बने, डिप्टी सीएम तो सुशील मोदी ही रहेंगे, लेकिन ये मजाक ही उनके करियर का सबसे बड़ा सच बन गया। सुशील मोदी नीतीश कुमार के इतने वफादार बन गए कि उन्होंने कभी खुद के लिए बैटिंग ही नहीं की, वो हमेशा नीतीश कुमार के लिए पिच तैयार करते रहे। 2020 में जब बीजेपी के पास मौका था अपना सीएम बनाने का, तब पार्टी ने सुशील मोदी को ही हटा दिया, उन्हें दिल्ली भेज दिया गया। ये तो वही बात हुई कि आपने अपना पूरा घर एक दोस्त के नाम कर दिया और आखिर में उसी दोस्त ने आपको गेस्ट रूम में रहने को कह दिया। सुशील मोदी काबिल थे, विद्वान थे, लेकिन उनकी अति शराफत ही उनकी मुख्यमंत्री की कुर्सी के बीच आ गई। नंबर 2, सचिन पायलट। सचिन पायलट की कहानी तो ऐसी है जिस पर वेब सीरीज बन सकती है। 2013 में जब राजस्थान में कांग्रेस की बुरी हार हुई तो सचिन पायलट को जिम्मेदारी मिली। उन्होंने 5 साल तक राजस्थान की चिलचिलाती धूप में रैलियां की, उनका चेहरा यूथ का प्रतीक बन गया। 2018 में जब जीत मिली तो लगा कि अब पायलट साहब टेक ऑफ करेंगे, लेकिन एयरपोर्ट पर टावर कंट्रोल अशोक गहलोत के पास था। गहलोत साहब ने ऐसा जादू किया कि सचिन पायलट का प्लेन रनवे पर ही खड़ा रहा। उन्हें डिप्टी सीएम की छोटी सी कुर्सी दी गई। सचिन पायलट का ये हाल देखकर उनके समर्थकों ने गाना शुरू कर दिया, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। उन्होंने बगावत भी की, माने सर भी गए, लेकिन गहलोत साहब की राजनीति के आगे सचिन का हर पैंतरा फेल हो गया। आज वो सिर्फ एक विधायक हैं, लेकिन राजस्थान की जनता के बीच उनकी लोकप्रियता किसी सीएम से कम नहीं है। बस फर्क इतना है कि उनके पास पावर नहीं है, सिर्फ पॉपुलैरिटी है। नंबर 1, CP जोशी। नंबर 1 पर हैं CP जोशी, जिनकी कहानी सुनकर आपको यकीन हो जाएगा कि किस्मत से बड़ा कोई खिलाड़ी नहीं होता। 2008 का साल था, राजस्थान चुनाव के नतीजे आ रहे थे। CP जोशी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे और हाईकमान ने मुहर लगा दी थी कि अगर कांग्रेस जीती तो जोशी ही मुख्यमंत्री बनेंगे। कांग्रेस जीत भी गई, लेकिन जब CP जोशी की अपनी सीट नाथ द्वारा का रिजल्ट आया तो सब सन्न रह गए।
जोशी साहब सिर्फ एक वोट से हार गए। जी हाँ, 121 करोड़ की आबादी वाले देश में एक मुख्यमंत्री पद का दावेदार सिर्फ एक वोट से हार गया। बाद में पता चला कि उनके अपने परिवार के लोग वोट डालने नहीं जा पाए थे। यह दुनिया का सबसे बड़ा फेस पाम मूवमेंट था। अगर वो एक वोट उन्हें मिल जाता तो अशोक गहलोत का नाम आज शायद हम इतनी बार नहीं सुन रहे होते। सीपी जोशी की यह हार हमें सिखाती है कि चाहे आप कितने ही बड़े सूरमा क्यों ना हो, अगर उस दिन आपकी बीवी या बच्चे ने वोट डालने में आलस कर दिया तो आपकी सीएम वाली कुर्सी रायते की तरह फैल सकती है।